अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, आज हफ्ते का पहला दिन है, तो हफ्ते के पहले दिन के साथ आपके साथ ज़रा अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी खबरें शेयर करेंगे। लेकिन वो लोग जो महंगाई के हाथों परेशान हैं, उसमें हम भी हैं उन लोगों के लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं है। वजूहात फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, क्या हो रहा है और क्यों महंगाई काबू में नहीं आ रही। इतनी महंगाई तो वैसे कभी भी नहीं हुई थी। अब आप सोचिए, मतलब अक्टूबर जैसे, और अब तो हीट वेव भी आने वाली है। अगर 170 दर्जन रुपए दर्जन में अंडे मिल रहे हैं, तो आप सोचिए नवंबर दिसंबर में क्या हाल होगा। मुर्गी की कीमत भी 300 रुपए के आसपास है, टमाटर 150 रुपए, आलू कुछ जगहों पे 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं। और ये वो सब्जियां हैं जो कि हमारे मुल्क में खुद काश्त होती हैं और बेतहाशा काश्त होती हैं। कभी इनकी कीमतें इस हद तक नहीं पहुंची। साथ ही कोरोना वायरस के हवाले से भी बताते चलें कि उसके जो लहर है उसमें थोड़ी सी शिद्दत आती जा रही है। बिल्कुल, उसकी भी ज़रा वजूहत जानना चाहेंगे और बिल्कुल कुछ शफात। माहिरीन से बात भी करेंगे। इतने इवेंट्स हम आसपास पे देख रहे हैं। दूसरा हमने देखा है कि जो शादी हॉल्स में कुछ बड़े बड़े इवेंट्स भी हो रहे हैं, तो उस पर नोटिस भी लिया गया है और पर्टिकुलर नंबर उनको दिए गए भाई कि अगर आप इंडोर हो तो आप 200 लोग बुला सकते हैं, आउटडोर हो तो आप 500 से ज़्यादा लोग नहीं बुला सकते। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो अब तमाम तर चीज़ों पे अमल दरामद भी कराना और बहुत सारी आम खबरें हैं, शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं। जी, तो ये तो थी टॉप स्टोरीज़ और सबसे पहले हम बात करेंगे, बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची की शब, जब मारूफ आलिम दीन और जामिया फ़ारूकिया के मुहतमिम डॉक्टर मौलाना आदिल ख़ान को उनके ड्राइवर समेत गोलियों का निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज़ हब रिवर रोड पर जामिया फ़ारूकिया फ़ेज़ 2 में अदा की गई, जबकि तदफीन जामिया फ़ारूकिया के अहाते में वालिद मौलाना सलीमुल्लाह ख़ान के पहलू में की गई। इस सूरत हाल में उलमा कमेटी ने उनके कातलों की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत को 48 घंटे की मोहलत दी है। उलमा कमेटी कराची के इजलास के बाद जारी एलामिया में कहा गया है कि मौलाना के कातिल गिरफ्तार न किए गए तो मुल्क में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। इस केस के हवाले से अहम पेशरफ्त फॉरेंसिक रिपोर्ट के जरिए हुए, जिसके मुताबिक मौलाना आदिल पर हमला करने वाले शाह फैसल कॉलोनी में मसरूफ सड़क पर शमा शॉपिंग प्लाजा के करीब रुकी हुई उनकी गाड़ी के पीछे ही खड़े थे। दहशतगर्दों ने उन्हें कमोबेश 8 फुट के फासले से निशाना बनाया और जो पुलिस हुकाम है उनके मुताबिक मौलाना आदिल खान दारुल उलूम कोरंगी से शाह फैसल आ रहे थे और मुमकिना तौर पर मुलजिम पहले से ही उनकी रैकी कर चुके थे। मौलाना खरीदारी के लिए रुके और इस दौरान उन पर हमला किया गया। इसके अलावा फॉरेंसिक से ये भी मालूम हुआ है कि दहशतगर्दी में इस्तेमाल हथियार पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ और तफ्तीशी इदारों के मुताबिक जियो फेंसिंग के जरिए मुलजिमान तक पहुंचने की भरपूर कोशिशें भी की जा रही हैं। इस दौरान दारुल उलूम कराची का दौरा करके CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई है और उस सूरत हाल में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत उलमा को कत्ल कराकर फिरका वाराना तनाज़ा पैदा करवाना चाहता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि मौलाना आदिल का कत्ल पाकिस्तान दुश्मनों की जानिब से अमन खराब करने की कोशिश है। उन्होंने मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए पाक फौज को सिविल इंतजामिया की हर मुमकिन मदद करने की हिदायत भी की है। इसके अलावा मजहबी हम आहंगी के लिए वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, सिंध हुकूमत का मौलाना आदिल को सिक्योरिटी फराहम न करना बड़ी नाकामी है। अवाम फ़िरका वाराना तशद्दुद पर मबनी तकारीर करने वाले खुद खतीब और जाकिर को न सुने, उस स्टेज से उतार दे। मदरसे का कोई तालिब इल्म मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सियासी खेल का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान के और इस्लाम के दुश्मनों की साजिश है। सिंध हुकूमत को सिक्योरिटी मुहैया करनी चाहिए थी। सिंध हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए और जो जिम्मेदार हैं उनको सजा भी मिलनी चाहिए। भारत और उसके साथी हैं जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम करना चाहते हैं, ये सारे के सारे डांडे उसी की तरफ जाते हैं। भारत जिसको अफगानिस्तान में शिकस्त का सामना हुआ, अफगानिस्तान की जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। ऐसा खतीब जाकिर और वाइस मुकर्रर जो फिरका वाराना तशद्दुद पे मबनी तकरीर करे, अवाम खुद खड़े हो जाएंगे, हम नहीं सुनना चाहते, हम उसे स्टेज से नीचे उतार दे। ये तशद्दुद फैलाने वाले ये भारत के एजेंट हैं, ये इसराइल के एजेंट हो सकते हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। मदरसे का कोई तालिब इल्म किसी भी सियासी खेल में जो इस मुल्क के खिलाफ हो, फ़ौज पाकिस्तान के खिलाफ हो, न कल हिस्सा बना था ना आइंदा बनेगा। मदरसे के नाम पे अल्लाह का वास्ता सबसे कहते हैं कि मदरसे के तलबा को उनको बिला वजह मत घसीटे सियासी।
इस हवाले से बात करने के हमारे साथ मौजूद होंगे किबला अयाज साहिब, लेकिन उससे पहले हमारे रिपोर्टर नज़ीर शाह हमारे साथ हैं। हम उनसे ज़रा जानते हैं कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है मौलाना आदिल के कातिलों की गिरफ्तारी के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह वक्त देने के लिए। नज़ीर शाह बताइएगा क्या पेशरफ्त है अब तक? बिल्कुल देखिए शफात, ये दहशत गर्दों की जानिब से एक कारी वार किया गया जिस पे एक कीमती इल्म का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया है। इस हवाले से जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और इसके अलावा दीगर जो तफ्तीशी इदारे हैं जिसमें हसास इदारे भी शामिल हैं, इस केस पर मुकम्मल 24 घंटे काम कर रहे हैं। जामिया फारूकिया के अलावा जो दारुल उलूम है, इसके अलावा जिस जगह इंसिडेंट हुआ शमा शॉपिंग सेंटर, उस रूट से जिन जिन जगहों से मुल्ज़िमान के बारे में मुमकिन हो सकता है कि वो इस रास्तों से गुजरे, उन तमाम जगहों की सीसीटीवी फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। जो टेक्निकल तरीकाकार है जिसे जियो फेंसिंग कहा जाता है, जियो फेंसिंग भी इसकी मुकम्मल कर ली गई है। लेकिन जो इदारे उनका ये कहना है उस जगह पर चूँकि रश बहुत ज़्यादा था, जिस वक्त इनके साथ ये इंसिडेंट हुआ तो उस वक्त गाड़ी में उमैर मकसूद और मौलाना आदिल साहब मौजूद थे और उमैर खुशकिस्मती से बच गए क्योंकि उस वक्त गाड़ी में मौजूद नहीं थे। जो तफ्तीशी हुकाम है उनका ये कहना है कि इस वारदात में पिस्तौल भी नया इस्तेमाल किया गया, फॉरेंसिक से कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन हमेशा की तरह टारगेट किलिंग की वारदात में 9 mm पिस्तौल इस्तेमाल किया और एक मोटरसाइकिल पर 3 मुल्जिमान थे जिसने एक मुल्जिम ने दो। उस रोड पर रश भी बहुत ज्यादा था, ट्रैफिक वहां पर जाम भी थी और बड़े आराम से ये लोग आए हैं, इन्होंने जो अपना टारगेट इसको अचीव किया वहां से निकल भी रही है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि सिंध हुकूमत की जानिब से डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन 11 घंटे बाद ही फैसला वापस ले लिया गया। कुछ पता चला क्यों ऐसा हुआ? देखें, जो हुकूमत की जानिब से, होम डिपार्टमेंट की जानिब से डबल सवारी पर पाबंदी लगाई गई थी, उसके बाद सोशल मीडिया और दीगर हलकों में काफ़ी बेचैनी फैल गई थी और क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि कोई भी इंसिडेंट हो डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी जाती है बजाय इसके कि सिक्योरिटी सख्त की जाए और रहते दहशतगर्दों का कला कामा किया जाए। तो उसके बाद फिर हुकूमत सिंध की जानिब से डबल सवारी से पाबंदी उठा ली गई और बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए उसको विड्रॉ किया गया। जबकि अब इसके मजीद पेशरफ्त के हवाले से अभी कुछ देर कबल मेरी DIG ईस्ट नोमान सिद्दीकी से बात हुई है। उनका कहना है कि आज तीसरे रोज़ भी इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। दहशत गर्दों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा मुमकिन तौर पर वो उनकी फैमिली की जानिब से कराया जाएगा, जबकि इस तरह के जो दहशत गर्दी के ज़्यादातर वाक़यात होते हैं उनका मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज होता है और फिर CTD ही इसके ऊपर तफ्तीश करती है। और इस तरह के माजी में भी देखा गया है तो अहम कामयाबियां हासिल हुई जिसमें सानिया सफूरा जैसे वाक़यात भी शामिल हैं। तो जो हमारे इदारे हैं वो इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। आगाह करने का ये कीमती बात है कि अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और फैमिली का वेट किया जा रहा है कि फैमिली की मदीयत में इस वाक़े का, इस अफसोसनाक सानहे का मुकदमा दर्ज किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल डॉक्टर किबला अयाज साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। बहुत बड़ा सानेहा है डॉक्टर आदिल की शहादत का, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? और ये जो फ़िरक़ावाराना फसादात की तरफ वज़ीर आज़म ने भी इशारा दिया है, आपको लगता है कि इस मामले से फ़िरक़ावाराना फसादात को भड़काने की कोशिश की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ARY की तरफ से बहुत ही अहम मौजू पे आज का ये प्रोग्राम है। अगर आप ज़रा तारीख़ में जाएं, हालिया जो बाजी की तारीख़ है, तो जनवरी 2018 में जो पैगाम पाकिस्तान आया, पैगाम पाकिस्तान के बाद बहुत बड़ी कामयाबी हुई और फ़िरक़ावाराना फसादात या तशद्दुद की जो सरगर्मियाँ थी, तशद्दुद के जो काम थे वो तकरीबन ख़त्म हो गए थे। अब ये जो गुज़र गया मुहर्रम, इसके अंदर इत्तलात ये थी कि ये मामूल का मुहर्रम नहीं है और इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए कि इसको हम पुरअमन तरीके से गुजार दें। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम की तरफ से, ख्वाह वो शिया हों, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, आले हदीस हो, उन्होंने मुकम्मल इत्तिफाक और इत्तेहाद के साथ मुहर्रमुल हराम के अंदर अमन व अमान को यकीनी बनाया। अब ये एक वाक़या हुआ और ये बहुत ही अंदोहनाक और अफसोसनाक वाक़या है और यकीनन उन ख़दशात के मुताबिक है कि जो ख़दशात ज़ाहिर किए गए थे कि मुहर्रमुल हराम या इसके बाद कोशिश ऐसी की जाएगी कि पाकिस्तान को फ़िरक़ावाराना फसादात की लपेट के हवाले किया जाए, क्योंकि हमारे बैरूनी मुआनिदीन, मुखालिफिन ऐसे हैं कि जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो,
पाकिस्तान के अंदर दाखिली वहदत हो, एक इत्मीनान और करार की कैफियत हो, और इस किस्म के वाक़यात मसलन शिया सुन्नी या फिर वाराना फसादात, ये एक वो मैदान है कि जिसमें वो पाकिस्तान की कमज़ोरियों को एक्सप्लॉइट कर सकते। बिल्कुल किबला साहब, ये बहुत अंदोहनाक वाक़या है। यकीन बहुत अंदरनाक वाक़या है और इल्म का एक बहुत कीमती बाब जो है हमेशा के लिए बंद हो गया है। अवाम जो है वो बड़े इस वक्त तकलीफ़ में मुब्तला है। आप अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ऐसा मैसेज कि वो किसी बैरूनी साजिश का जो है वो निशाना ना बने? अवाम के लिए तो यही है कि देखें, आपका और हम सब का पाकिस्तान का मुखालिफ इस वक्त क्या चाहता है। पाकिस्तान के जो मुखालिफिन हैं, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल को तबाह करने वाले और तबाह करने की मनसूबाबंदी करने वालों की इस वक्त ख्वाहिश क्या है? वो ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो, पाकिस्तान में फ़िरकावाराना फसादात हों, दाखिली वहदत ना हो। तो अगर हम जज्बात की राह में बहकर इस किस्म के इक़दामात करें कि जिसमें हमारे अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो ख़राब हो जाए, तो यकीनन ये हम अपने मुखालिफिन, अपने मुआनिदीन के मकासद को पूरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के आवाम के लिए पैगाम यही है कि वो सब्र के साथ, इस्तिक़लाल के साथ ये अब इदारों को इंतज़ार करें, हुकूमत पर दबाव डालें कि वो जल्द अज जल्द हज़रत मौलाना आदिल ख़ान साहब के कातिलों को गिरफ़्तार करें और उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के लिए खुसूसी अदालतें या खुसूसी समाअत का जो तरीक़ाकार है उसको इख्तियार करके कौम को ये दिखा दे कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत हरगिज़ ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसकी दाखिली वहदत को कोई तबका, कोई बैरूनी मानदीन के साथ मिलने वाले अंदरूनी लोग उनका हिस्सा बने। सही, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर किबला अयाज साहब मौजूद थे और किबला अयाज साहब का भी यही कहना था कि यहाँ पर आवाम को यहाँ पर चाहिए कि वो जो है वो एक तो मतलब अपने जज्बात पे भी काबू रखें और दूसरा वो कोशिश करें वो किसी भी ऐसी बैरूनी साजिश का हिस्सा ना बने, क्योंकि मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान में फ़िरका वाराना फसादात जो हैं ये छेड़ कर जो है हमारी मईशत को, हमारे पूरे मुल्क की सालियत को नुकसान पहुँचाया बिल्कुल बिल्कुल, वेरी राइटली पॉइंटेड। जैसे किबला अयाज साहब जो कि चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल हैं, उन्होंने कहा कि जो जज्बात की रो में बहक कर, जज्बात को भड़का कर अपने मकासद हासिल करने वाले दुश्मनान हैं उनको पहचाने और उन्हीं को पहचान कर हम इस मुल्क की दाखिली यगांगत को कायम रख सकते हैं। और दूसरी बात, अल्लामा ताहिर रशीद साहब ने एक बहुत अच्छी बात की है कि कोई ऐसा जाकिर, कोई भी ऐसा आप सुने कि मेंबर पे बैठ के जो भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करा और जो कि इंतशार फैलाए या नफरत फैलाए, उसको आप मेंबर से उतार लें, इनफैक्ट इसको रिपोर्ट करें, क्योंकि ये वो ऐसा टाइम है जहाँ हमें यूनिटी की ज़रूरत है, बजाय कि यहाँ पे मजीद इंतशार फैला जाएगा। अच्छा खैर, कल शफात कल एक और चीज़ भी देखी, हमने देखा कि जरदारी साहब की एकदम तबीयत ख़राब होगी और फिर उसके बाद उनको कराची के क्लिफ्टन में एक निजी अस्पताल में फिर उनको एडमिट भी कराया गया और तर्जमान बिलावल हाउस ने तो इस बात की तस्दीक भी कर दी है। जी जनाब, साबिक सदर की तबीयत नासाज होने पर क्लिफ्टन के निजी अस्पताल लाया गया, जहां बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो भी उनके हमरा थे। अस्पताल जराए के मुताबिक शुगर लेवल कम होने पर उनको अस्पताल लाया गया, जहां टेस्ट और चेकअप के बाद उनको दाखिल करने का फैसला किया गया। यहाँ एक अहम खबर शामिल करते चले आज़म इमरान खान का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि वबा के बावजूद हमारी मईशत के लिए मज़ीद खुशखबरी है। सितंबर 2020 में तरसीलात ज़र 2.3 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। तरसीलात ज़र गुज़िश्ता सितंबर से 31% और अगस्त 2020 से 9% ज़ायद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लगातार चौथा महीना है तरसीलात ज़र 2 अरब डॉलर से ज़ायद है, कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और कराची वालों होशियार हो जाओ क्योंकि आने वाली है हीट वेव और महकमा मौसमियात वालों ने कह दिया है कि 40 से 42 डिग्री तक जो है
वो जो टेम्परेचर है वो रह सकता है। अब ये एग्जैक्टली हीट वेव स्टार्ट कब होगी ये तो हम जानेंगे हमारे बहुत दिनों के बाद बड़ी सारी स्क्रीन के सामने खड़े मौसमियाती बाबा AK शफात। अस्सलाम वालेकुम शफात, एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए मतिया, हीट वेव आ नहीं रही, हीट वेव आ गई है। कराची वालों, आप तमाम लोगों के लिए एक खबर है, और खबर ये है कि कराची में इस वक्त हीट वेव आ चुकी है। माइनर हीट वेव है, कोई इतनी खूनख्वार हीट वेव नहीं है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। टेम्परेचर अलबत्ता दिन के औकात में 39 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहने का इम्कान है, डिपेंडिंग अपॉन किस इलाके में आप रहते हैं। महकमा मौसमियात ने ये एक खूबसूरत सी तस्वीर पाकिस्तान की जारी की है, जिसमें मेरा सोना वतन पाकिस्तान नजर आ रहा है, और गिलगित से लेकर कराची तक मौसम साफ है, मतलब बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कुछ हो रहा है, और हो ये रहा है कि हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। पहले हम देखते थे कि हवाएं अरेबियन सी से कराची की तरफ आती थी, या भारत से कराची की तरफ या पाकिस्तान की तरफ आती थी। अब हवाओं की सिमत तब्दील हो रही है, और ये भी जब भी साल में अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है तो हल्की फुल्की सी एक हीट वेव आती है, हब्स की कैफियत बढ़ जाती है, क्योंकि हवा का प्रेशर बढ़ जाता है, हवा का दबाव जो कि हमारे पर मौजूद है। इस वक्त भी कराची में यही हालात है जनाब। बलोचिस्तान की साहिली पट्टी पे तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन कराची में समेत सिंध और पंजाब के जनूबी इलाकों में इस वक्त हवा बिल्कुल रुकी हुई है, जिसका मतलब ये है कि आज, कल और परसों, ये 3 दिन जब तक हवाएं अपने रिदम में नहीं आती तब तक गर्मी की शिद्दत रहेगी। ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद में ज़रा इसका दबाव ज़्यादा फील होगा। अच्छा, पंजाब की क्या सूरत हाल रहेगी शफात, वो भी तो पंजाब में तो जी शुमाली, जो पंजाब के शुमाली इलाके हैं, यानी कि इस्लामाबाद से लेके सियालकोट और गुजरांवाला तक, किसी हद तक लाहौर को शामिल नहीं करते उसमें, वहाँ सूरत हाल ये है जनाब कि हवाएं जो है वो तो अपने मामूल पे है, लेकिन रात के वक्त टेम्परेचर में अच्छी खासी खुनकी हो रही है। तो अपने AC वेसी बंद कर ले, वरना ऐसा होगा कि रात को AC लगाएंगे और सुबह वाली कैफियत होगी, फिर उसके बाद कन्फ्यूजन हो गई, मुझे कोरोना तो नहीं होगी, मुझे ये तो नहीं होगी। तो इस कन्फ्यूजन से बचने का तरीका ये है कि पंखा जो है वो थोड़ा सा स्लो करके, और वो कहते हैं ना, रजाई में से एक टांग बाहर निकाल, सोने वाला मौसम आ गया है, तो आप इस वेदर पे जरा सी एहतियात करें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बिल्कुल शफात। और साथ में जो लोग हमें देख रहे हैं, तो आप लोग देखिए हीट स्ट्रोक होने का भी खदशा है, तो इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकले। स्पेसिफिकली अगर हम टाइम देखिए 11 से शाम 4 या 5 बजे तक, तो इस दौरान जो है वो अपने घरों से बाहर ना निकलें, कोशिश करें घरों पर रहें। और अगर बाहर निकलें तो पानी की बॉटल जो हैं एटलीस्ट वो साथ लेकर ज़रूर निकलें। लेकिन शफात, आपने नोट किया कराची में अक्टूबर समहाउ इतना प्लेजेंट कभी भी नहीं हुआ। यस, मौसमियाती तब्दीलियां अब एक हकीकत है। ना कराची में कभी इतनी बारिशें हुई थी, ना ही कभी कराची में ऐसा मौसम देखने में आया था, ना कभी गर्मी इतनी शदीद पड़ती। और अब सर्दी भी शिद्दत की पड़ेगी। खैर, छोटी सी हम ब्रेक लेने जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो देख रहे हैं कि मुल्क में जो कोरोना के जो केसेस हैं उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। विल टॉक अबाउट इट, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और अब ज़रा कोरोना वायरस के हवाले से बात करें। गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर मज़ीद 10 मरीज़ जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अब जो तादाद है वो 6580 हो गई, और मजीद 350 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक भी हो गई है। मुल्क भर में अगर हम फाल केसेस को देखें तो फाल कोरोना केसेस की तादाद अब 8552 है। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के लिए बनाई गई जो SOPs पर अमल दरामद का जायजा, और कोरोना टेस्टिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की टीमों ने शादी हॉल्स की चेकिंग भी शुरू कर दी है। जैसे हमने आपको शो के आगाज़ में बताया था कि एक तो दौरानिया भी दिया गया है कि 2 घंटे का दौरानिया होना चाहिए, और अगर इंडोर इवेंट्स हो तो 200 लोग अलाउड, और आउटडोर हो तो 500 अलाउड हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। खैर, जो केसेस मुसलसल बढ़े हैं, क्यों ऐसा और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक CPKLI डॉक्टर सईद अख्तर साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, जो एकदम से हमने देखा है कि मुल्क में जो कोरोना वायरस के जो मुतासरा मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, मेन इसकी वजह क्या है? कहाँ पे हम गफलत बरत रहे हैं? मेरा ख्याल है कि हमें जो अब तक हमने जो अपने माजी से जो सीखना चाहिए था वो शायद नहीं सीखा, और इसमें हमने ऑलरेडी एक बड़ा अच्छा NCOC के जरिए एक सर्वेलेंस मैकेनिज्म तो डेवलप कर लिया है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन नहीं है। और हमें इस नए नंबर्स को जो बढ़ने लगे हैं बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और अपने माइंड में आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो फरवरी मार्च में जब ये शुरू हुआ मामला, तो शुरू में इसी तरह के नंबर थे, कोई 50, 100, 200, बड़े थोड़े नंबर थे। फिर वो जब बढ़ने लगा तो इसकी ग्रोथ बड़ी एक्सपोनेंशियल होती है, एपिडेमिक से फैलती हैं तो बहुत स्लो शुरू होती हैं और फिर बहुत तेज़ी से वो रैपिडली बढ़ती हैं। तो इसमें हमें ये बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि अब विंटर भी आ रहा है, मौसम भी चेंज हो रहा है,
और उसका मौसम का क्या असर होगा हमें उसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जब ये बीमारी शुरू हुई तो उस वक्त वो चाइना में वहाँ बहुत शदीद सर्दी थी, तो विंटर में भी अ फैक्टर। लेकिन मैं समझता हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव के क्या फैक्टर है, जो हमें नॉन एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, नॉन फैक्टर्स पता चल चुके हैं, कम से कम उनको तो हम बरूकार लाएं। अब मिसाल के तौर पे हमें ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि अभी तक कोई एक सिंगल मोस्ट इफेक्टिव दवाई कोरोना के लिए नहीं है, कोई वैक्सीन अभी नहीं है। तो वाहिद चीज़ जो तजर्बे से हमने सीख लिया और जिन देशेस ने प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो किया उनकी बड़ी बचत हो गई। तो क्या रीज़न है कि हम एज अ नेशनल स्ट्रेटजी, एज अ नेशनल पॉलिसी इन एप्लीकेशंस को अप्लाई नहीं करते और डॉक्टर दोबारा साहब, उन्हीं चीज़ों पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है लोगों की, जो एक कॉमन सोच है, एक आम आदमी की सोच ये है कि जी अगर होना है तो एक ही दफ़ा हो जाए यार, हो के बस निमट जाएगा, बाद में दोबारा नहीं होगा, और इस वजह से लोग जो है वो ज़्यादा एहतियात नहीं बरत रहे। ये सोच जो है अमूमी तौर पे आप इसको इंडोर्स करते हैं? बड़ी बहुत खतरनाक सोच है। नहीं, मैं बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं करता और मैं समझता हूँ कि ये सोच इंतहाई जहालत पे बेस है। बिकॉज ये जो लोग भी ये बातें करते हैं उनको एक ट्रिप ज़रा अस्पताल का लगवाएं जहाँ पे लोग वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं या सांस नहीं ले पा रहे। क्या आप घर में बैठे हुए अच्छे हैं या अस्पताल के बेड पे अच्छे हैं? क्या आप खुद सांस लेते हुए अच्छे हैं या वेंटिलेटर पे अच्छे हैं? तो फॉर गॉड सेक ये सोच को एक्सट्रीमली हमें डिस्करेज करना चाहिए, हर चैनल, हर मीडिया, हर फोरम से, क्योंकि इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। लिहाजा इंतहाई अहमकाना और इंतहाई गलत सोच है ये। और अगर ये हो जाता है फिर एक आदमी को नहीं घर में लगेगा, फिर मल्टीपल लोगों को लगेगा। और अगर फिर उनमें से, आई नो फर्स्ट हैंड, एक फैमिली में 4 डेथ्स हुई हैं, तो हम आग के साथ खेल रहे हैं, ये बड़ा सीरियस मैटर है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे वो लोग जिनको ऑलरेडी कोरोना हो चुका हुआ है वो अब एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि ना तो हम किसी को अब इन्फेक्ट कर सकते हैं और ना हमें कोरोना दोबारा हो सकता है, तो इसलिए ना वो मास्क पहनते हैं, ना वो SOPs पे अमल दरामद करते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो ये क्या वो सही कर रहे हैं? अच्छा देखिए, अभी कोरोना के बारे में हमें बहुत सी चीज़ें नहीं पता, तो ये इसके पीछे प्रिजम्पशन ये है कि जिसको कोरोना एक दफ़ा हो गया उसको दोबारा नहीं होगा। दैट इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। चाइना में आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि जिन लोगों को एक दफ़ा कोरोना हुआ उनको दोबारा भी कोरोना हुआ। तो लिहाजा ये कहना अभी बहुत कब्ल वक्त है कि क्या उनको दोबारा कोरोना होगा कि नहीं होगा, क्या उनके जिस्म में वो जो एंटीबॉडीज़ हैं जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट देती हैं वो कितने लॉन्ग लास्टिंग है, कितने अरसे वो लास्ट करेंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हर आदमी को जिसको कोरोना हो भी चुका है और जिसको नहीं भी हो चुका, सिर्फ और सिर्फ एहतियाती तदाबीर अगर कर ले। और देखिए, अब लास्ट 7-8 महीने में जो चीज़ हमने सीख ली है वो ये है कि अगर सिर्फ और कुछ ना भी करें, आप सिर्फ और सिर्फ मास्क का अगर आप इस्तेमाल कर लें तो वो आपको 80, 90, 95% प्रोटेक्शन दे सकता है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम मामला डिस्कस करना चाहते हैं और वो है मुल्क में आने वाले चंद दिनों में सियासी रैलियां, सियासी जमघटे लगाने का प्लान ज़ेरे गौर है। न सिर्फ ये कि अपोजिशन की जानिब से ऐसा हो रहा है, हुक्मरान जमात की जानिब से भी ऐसा हो रहा है। ओवरऑल आप इस तर्ज अमल को कैसे देखते हैं? मैं इसको कोई बहुत पॉजिटिव, इन हालात में इसको कोई बहुत, एज अ डॉक्टर मैं इसको कोई बहुत अच्छा तर्ज अमल नहीं देखता कि इस तरह के रैलीज में डिस्टेंसिंग करना, अपने आप को बचा के रखना, मास्क पहनना, ये प्रैक्टिकल हो नहीं पाता। तो ये बहुत मुमकिन है कि इन रैली से कोई और चीज़ ट्रिगर हो जिससे कि कोई एक और एपिडेमिक दोबारा एक्सप्लोसिव फॉर्म में फैले। अब आप तो रैलीज की बात बाद में कीजिए। मैं जब अपने देखिए, लीडर्स जो है ना कौम के, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो, वो एक टोन सेट करते हैं। बिल्कुल। जो न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वी हैव अ प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू डील विद इट टुगेदर, ये प्रोसीजर है, यू आर गोइंग टू फॉलो देम। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कानून हरकत में आएगा। और बड़ी सख्ती के साथ उसने उस कानून पे अमल कराया। अब मैं देखता हूँ कि हमारे जितने भी लीडर हजरात हैं, जब वो किसी गेट टुगेदर में जाते हैं तो हार्डली कोई आदमी प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज कर रहा है, बिल्कुल साथ साथ बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा रवैया कौम को, अगर कौम किसी चीज़ को फॉलो नहीं करी तो वो इसलिए फॉलो नहीं करी कि वो लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर लीडर्स अपना तर्ज अमल बदल के, और गवर्नमेंट का काम सिर्फ मिन्नतें समाजतें और रिक्वेस्टें करना नहीं होता, गवर्नमेंट का काम असर्ट करना होता है अथॉरिटी को अपनी। तो जो लोग इस पे अमल नहीं कर रहे, जो आपने एक लॉ बनाया है, अहम बात की है डॉक्टर साहब आपने, गवर्नमेंट का काम सिर्फ मिन्नतें समाजतें करना नहीं होता, अपनी अथॉरिटी को इन्फोर्स करना होता है। और यही करने की ज़रूरत है उन लोगों के खिलाफ जो कि SOPs पर दरामद ना करें। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सईद अख्तर हमारे मौजूद थे।
और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे वो कोरोना वायरस की नई वेव के बिल्कुल हवाले से। बात, क्योंकि जब लीडर नहीं उस पर अमल दरामद कर रहा तो फिर आप देखिए अवाम कैसे करेगा। हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका में कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ओवल हाउस के कितने मेंबर्स जो हैं आप वो देखे ना कि उन्होंने कोरोना वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब खैर डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि मैं अब किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन उनकी टीम के बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी अब कोरोना वायरस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। ख्याल रखना है, मास्क ज़रूर पहनना है जनाब, क्योंकि 80 से 95% आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको। बाखबर सवेरा में नेशनल T20 जारी है जनाब, और दिफाई चैंपियन नॉर्दर्न की एक और कामयाबी सामने आई है, और नॉर्दर्न की टीम ने सदर्न पंजाब को 5 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। और नॉर्दर्न ने पहले खेलते हुए 145 रन बनाए और जवाब में सदर्न पंजाब की टीम मुकर्ररा हद तक पहुंचने में नाकाम रही। दूसरे मैच में सिंध ने बलूचिस्तान को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने सिंध की जानिब से 44 रन बनाकर T20 में 3 रन जो हैं 3000 जो बिल्कुल जी 3000 जो रन हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नया टैलेंट सामने आ रहा है। खुशदिल खान की आपने देखी 35 बॉलों में सेंचुरी उन्होंने जोड़ी, पाकिस्तान में T20 की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी। इसी तरह बाबर आजम का बल्ला जो है वो रन उगल रहा है, और दूसरी जानिब शोएब मलिक फॉर्म में है, सरफराज अहमद वापस फॉर्म में आ गए हैं। सो गुड न्यूज कमिंग ऑल द वे फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट। बिल्कुल बात ऑलराउंडर। इनफैक्ट शोएब मलिक की भी AY न्यूज से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात की और उन्होंने कहा है कि 10,000 रन का संगे मिले बूर करना बड़ी एजाज की बात है। सबसे पहले सानिया मिर्जा ने उनको मुबारकबाद दी, ऑफ कोर्स उनकी बेगम, लेकिन उनकी बेगम को शफात काफी गुस्सा भी चढ़ा। उन्होंने कहा भाई तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, मतलब ये क्या बात हुई? बात तो सही है, मतलब शोएब भाई मतलब थोड़ा ख्याल की था करने जी। खैर साथ में शोएब मलिक ने भी कहा जी रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं। लोग उनको ताने जो देते थे, उन्होंने कहा कोई इरादा नहीं, और अगर मैं टीम पर बोझ बना तो मैं खुद 10 हो जाऊंगा। मतलब आप मुझे ना बताएं कि मुझे रिटायरमेंट लेनी कि नहीं लेनी। उससे पहले तो वाइफ की ही आई थी। वाइफ ने ये जरूर बोला कि खुद बताना चाहिए था। बीवियां जो हैं वो एक उनका स्पेशल वो होता है कि वो नहीं डांट पड़ने वाले दिन बहुत पुराने हो गए हैं। सारे हस्बैंड्स की रूटीन बन जाती है, वो कहते हैं यार ये तो वही है, घर की मुर्गी दाल बराबर है, तो चलो चलते रहो सुनते रहो। रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है। हाँ ना मैं बोझ हूँ और टीम पे जब ऐसा कुछ थोड़ा सा भी लगा तो मैं जरूर पीछे हट जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना शो स्टार्ट करूं। कमेंट्री ऑफ कोर्स जरूर है, तो 3-4 चीजें जरूर हैं दिमाग में क्रिकेट के बाद करने के लिए, लेकिन ये है कि अभी फुली फोकस्ड ऑन क्रिकेट। मतलब शफात मुझे बताएं, आपको लगता है कि आने वाले दिन में हमारे कॉलीग मनसे उन्होंने बोला ना कि मैं चाहता हूँ अपना शो स्टार्ट करूँ? हाँ, मुझे लगता है कि बाखबर सवेरा शोएब मलिक के साथ अगर ऐसे हम कर दें, और अब बात 2 बंदों के साथ 2 आदमी बैठ के सुबह मॉर्निंग शो करेंगे, कितना अजीब लगेगा। तो आपने जाना है? नहीं मैंने नहीं 3 जाना। बंदे भी होस्ट कर सकते हैं। 3 बंदे भी होस्ट कर सकते हैं। आप बीच में बैठे, एक बंदा उस पास से एक बंदा इस पास से, शोएब भाई वो आपकी जगह उस आप सीट पे बिल्कुल आ आप सकते हैं, वहां आप सीट लगा बिल्कुल। देंगे आपके लिए। बड़ा जी। और शफात आगे देखिए फिर कितना मजा आएगा जब PSL आगे हुआ करेगा ना। यस, बड़ा ही शदीद। शुगल अनलिमिटेड हो जाएगा। वैसे बाखबर सवेरा का नाम चेंज करना पड़ेगा, शुगल अनलिमिटेड हो जाएगा, लेकिन क्योंकि शोएब भाई का माशाल्लाह हमें तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कम और हमें तो वैसे भी मौका चाहिए शोगल लगाने का। हमारा कब मूड नहीं होता शोगल लगाने का, क्योंकि हम चाहते हैं कि सुबह सुबह आपकी हंसती मुस्कुराती मॉर्निंग्स हो। अच्छा शफात, अब जरा हम एक अच्छी खबर और भी लोगों के साथ शेयर करेंगे, और स्पेशली अगर हम पाकिस्तानी इंजीनियर्स के हवाले से बात करें तो उन्होंने अब एक ऐसे मसनूई रोबोटिक हाथ तैयार किए हैं जिन्होंने हाथों से माजूर अफराद की ज़िंदगियां बदल दी हैं। लोग कहते हैं ना कि जी अगर हम हमारे जो अल्लाह पाक ने हमें पूरे हाथों की नेमत से नहीं नवाजा तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन नहीं जी, ऐसे बाहिम्मत लोग भी हैं शफात जो बड़ी बड़ी मिसालें कायम कर रहे हैं। एक्जैक्टली जी। लाहौर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन्होंने एक हादसे में अपना बाजू जो है वो खो दिया, और अब मसनूई रोबोटिक आर्म उन्हें लगाया गया है जिसकी मदद से वो गिटार बजा सकते हैं। और आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जनाब, और ये नर्व कंट्रोल्ड है जी, क्योंकि हमारे नर्व जो है वो इलेक्ट्रिक पल्सेस क्रिएट करता है। वो इलेक्ट्रिक पल्सेस को सिग्नल्स में डिकोड करके मसनूई हाथ तैयार किया जा सकता है। सो फॉर दैट वी गो स्ट्रेट टू द गाय, और जिन्होंने ये मसनूई बाजू तैयार किया है हम उनसे ज़रा जो है ना मुआज़ जाहिद से खुद ही बात कर लेते हैं। मुआज़ हमारे साथ, बहुत शुक्रिया मुआज़ हमें वक्त देने के लिए। मुआज़ पहले तो ये बताइएगा कि ये आपने खुद भी पहना हुआ है, ये रोबोटिक काम कैसे कर रहा है ये? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये काम ऐसे करता है कि ये मेरे मसल्स के साथ कनेक्टेड है, मसल्स मेरे ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है,
तो जब मैं कुछ सोचता हूँ कि मुझे इसको मूव करना है, लाइक मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, ओके ओके वाओ, ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करता है। अच्छा माजी मास, और इतना अगर आपको हाँ, रियलिस्टिक है, ये लग ही नहीं रहा जैसे ये कोई रोबोटिक काम है। हाँ। इट्स वेरी रियल। इट डिपेंड्स ऑन द यूजेज हाँ, हाँ। अच्छा। अच्छा मास, कि आप मास इसको जैसे यूज कैसे करते हैं और रियलिस्टिक ही लगता है। जी जी। अगर जैसे आपने मुझे हमें पॉइंट आउट करना हो तो फिर क्या आप क्या सिंगल जो फिंगर वो भी ऐसे रेज कर सकते हैं? बेसिकली आपस में अभी connected इसके हैं? अंदर ये चीज ऐसे नहीं है। अच्छा। जी जी जी, ये आपस में भी कनेक्टेड है, ठीक Okay. है। मेरे पास अभी बेसिकली इसमें ग्रेबल अलाउड है, ठीक है, बट सून इंशाल्लाह इसके अंदर और वो यू नो अपग्रेड्स आएंगे जिसमें इवन फिंगर पॉइंट्स भी हो सकेंगे, डिफरेंट किस्म के वो ग्रेबल्स भी हो सकेंगे, और यू नो इनोवेशंस हो रही हैं। इवन पाकिस्तान में अगर ये चीज़ हो मास, रही है टाइम कितना लगा आपको ये तैयार इतना करने अच्छा में? चीज़ चल रही है। बेसिकली ये मैंने पर्सनली खुद रेडी नहीं किया। ये बेसिकली कराची में ये कंपनी है बायोनिक्स, अच्छा, वो लोग ठीक। इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, दे आर मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो मैं बेसिकली अभी रिसेंटली कराची में था, मैं कल ही वापस आया हूँ लाहौर। अच्छा, तो बताओ, तुम आपको शो में बुला तो- लेते, लेट हो गया। कन्नी रह गया अभी की। हाँ। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इंशाल्लाह इसकी सून दोबारा मेरा बैटरीज चक्कर को लगेगा। वहाँ बज़ाहिर कनेक्टेड नजर नहीं आ रही ना, हमें इसके साथ कोई वायर्स यहाँ पे कनेक्टेड वायर- नजर आ रही सिगरेट है, वायर जा रही है, तो वो क्या सेटअप है? जी, क्योंकि जी। बहुत सारे देखने वाले इंटरेस्टेड हैं इसमें। ये हाँ, बेसिकली ऐसा है कि ये वायर है, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा हाइड किया हुआ है। ये वायर बेसिकली पावर बैंक के साथ कनेक्टेड है जो मेरी इस पॉकेट में है। ओके ठीक है, ओके बट जो फर्दर इसके ऊपर वर्किंग हो रही है उसके अंदर ऐसा है कि यहीं पे अंदर ही इवन बैटरीज होंगी। ये मोटर्स हैं साथ, इसके अंदर सारे कनेक्टेड है, वो उसके अंदर ही बैटरीज होंगी इवन, उसमें फिर ये वायर भी नहीं इवन होगी। दैट्स इंटरेस्टिंग। और अच्छा, आप इसे गिटार भी बजा रहे हैं शफात? वैसे माज आप गिटार लेकर आए ताकि हम भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते। गिटार है आपके पास? जी जी, मैं लेकर आया हूँ, बिल्कुल हम लेकर। चाहेंगे जी जी, कि मैं आप लेकर आया हमारे लिए हूँ, प्लीज गिटार बजाएं। मैं आपके लिए बिल्कुल पे करता हूँ। जरूर जरूर। अच्छा, कॉन्फिडेंस देखिए माँ, जब कोई ज़िंदगी में हादसा हो जाता है ना, तो इंसान, और स्पेसिफिकली एक ऐसी चीज़ जो कि ऑलरेडी मतलब जो अब नेमत आपके पास हो, वो खुदा ना खासा दूर हो जाए, तो इंसान बड़ा डिप्रेशन में आ जाता है। वो टाइम आपने सर कैसे गुजारा सारा? बेसिकली ऐसा है कि मेरे ये इस इंसिडेंट को ऑलमोस्ट अभी 3 मंथ्स ही हुए हैं। अच्छा, जुलाई में बेसिकली इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद एक टाइम ऐसे गुजारा कि होपलेस नहीं हुआ कि ठीक है, हो गया, एक चीज़ हो गई है, लेकिन अभी बाकी चीज़ें बच भी तो गई हैं। एक ही हाथ गया, अभी एक हाथ सलामत है, दोनों टांगे सलामत हैं, दिमाग चल रहे हैं, आंखें चल रही हैं, सारा कुछ चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह खैर करेगा, कोई इशू नहीं है। इनक्रेडिबल। अगर एक चीज़ चल रही है, लाइक देखें सोल्यूशन एक निकल ही आया ना बायोनिक का, ठीक है, तो जब आप प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस की तरफ फोकस करेंगे ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा। और इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन माइंड, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही की तरफ आपका ज़्यादा वो रहेगा, लेकिन जब आप पॉजिटिव की तरफ रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको सोल्यूशंस ही नज़र आएंगे, आप सोल्यूशंस ही देखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सोल्यूशन मिल गया, लाइक बायोनिक काम है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सामने हूँ। वी आर सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चले भाई, गिटार आपके पास आपके लिए है, कुछ play करूं? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, लाइक एक रैंडम सा लाइक मैं प्ले करता हूँ, क्योंकि अभी मैं खुद इसमें प्रैक्टिस में हूँ, ये मुझे लाइक अभी रिसेंटली ही मिला है, तो बट आई होप आपको पसंद आएगा। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जी 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 जी, इंशाल्लाह नहीं। अभी आप क्यों घबराना है? अमेजिंग। मुझे क्यों लग रहा है कि माज मेटालिका के फैन है। इस ड्रम्स के ऊपर सिर्फ नथिंग एल्स मैटर्स की कमी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, अगर माज, अगर हम खुद कुछ गुनगुना दें तो आप उसके साथ गिटार बजा सकेंगे? आप इतना ज़बरदस्त गिटार बजा रहे हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा कि अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं। बेसिकली गिटार में बेसिकली मैं गिटारिस्ट ही था बिफोर द एम्पुटेशन इवन। ओके। तो सिंगिंग में ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन चलें ट्राई कर लेते हैं अगर आप कहते हैं तो। हाँ प्लीज भाई, मेरे ख्याल- हम गा लेते हैं। आने दें, सेट करें हाँ, जरा आप साथ आप। कहिएगा। मेरे ख्याल में अभी स्केल सेट करना ये लाइव बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट कोई गाना बताइए अपनी पसंद का जो आप बेहतर, आपके जो है ना हाथ सेट हुआ हुआ।
हम उसको स्केल के हिसाब से सेट कर लेते हैं। जी जी, मैं बेसिकली एक मोटिवेशनल सा ही सॉन्ग है, हमेशा आपने शायद सुना होगा ईपी बैंड का एंटिटी पैराडाइम का सॉन्ग है, लेकिन जी जी एंटिटी पैराडाइम का। ओ तेरी खैर, चलें जी, फिर मेरे ख्याल में फवाद खान साहब अगर सुन रहे हैं तो आप कान बंद कर लें, बिकॉज अगले चंद मिनटों में जो होने वाला है वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में चले भी स्टार्ट, चले जी बजाइए। हाँ जी जी। सिलसिले तोड़ के चल दिए किधर एक एक ही मोड़ पे, बस एक ही बसर बीते दिनों की वो बातें याद है, मगर कुछ नहीं इस जहां में जो तू नहीं इधर। क्या बात है, Thank you. क्या बात है मुआज। ये थैंक यू सो मच माज, यू प्लेड, अब मतलब से प्ले क्या, आपने तो गाया भी बड़ा कमाल है। एम ही देखें आपने मतलब हमारे शफात की जो है वो बेचारे को गाने में पड़ गया, बट यू सैंग सो वेल। और माज थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग अस, Thank you, फॉर बीइंग अ ग्रेट इंस्पिरेशन। जो लोग हमें Thank you, देख रहे हैं वो आपको देख के, क्योंकि माशाल्लाह से जो आपके चेहरे पे स्माइल ही है ना, वो एक फाइटर की स्माइल है। यू आर सो हैप्पी। और सबसे ज्यादा शफात, आई एम सो हैप्पी, कितने मजे से गिटार बजाए, कितनी कमाल इजाद है ये। यार वैसे मुझे ना मुआज की स्माइल देख के ना वो आरे दिल होना चाहिए जवान उम्र की रखे, वो जो already जवान है। वो माशाल्लाह नहीं, वो उम्र मेरी दिल इतनी से नहीं है, मेरी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है। देखा यार मुझे पता था, यार- 18 साल का भी हुआ है माज, देखे यार बातें कह रहे हैं। यार मैं तो कह रहा हूँ बाज बंदे ना ऐसे डिप्रेशन में बाबे बन जाते हैं, वो फलसफे झाड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप फलसफे नहीं झाड़ रहे exactly वो- और आप जिंदा दिल है। एग्जैक्टली, आपको जिंदा दिल ही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और बाकी बस अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए, सब हो जाता है, सब ठीक हो That's जाता है। incredible. थैंक That's यू incredible. सो मच जाहिद फॉर बीइंग दिस मच ऑसम। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने बाखर सवेर में वक्त दिया। शफात, ऐसे लोग इंस्पायर करते हैं और ऐसे लोगों को हमें मिलवाने की जरूरत है लोगों यार से। मूड बदल दिया ऑनेस्टली। मेरे ख्याल में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और थोड़ा सांस लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में आपको। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ माज जाहिद मौजूद थे। उन्होंने अपना बाजू खोया लेकिन अपना जज्बा नहीं खोया, और माशाल्लाह ही इज़ यंग, एनर्जेटिक, और पूरी जिंदा दिली के साथ उन्होंने हमारे शो में पार्टिसिपेट किया और शो का मूड ही बदल दिया। इस घंटे में हम आपका भी मूड बदलने वाले हैं। लेकिन इतने अगर माज आए जितने एनर्जेटिक ना हो ना, सच क्यों नहीं बोल रहे शफात? क्या क्या बोले कि हम डिप्रेशन में बात करने वाले हैं। नहीं मैं क्यों कहूँ नहीं ऐसी बात? शफात, आप सच बोलें, ऐसी बात ना करें। तो क्या मुझे बताएं, महंगाई से डिप्रेशन नहीं होता? मैं महंगाई से डिप्रेशन में नहीं, हम महंगाई से डिप्रेशन में नहीं है, अवाम डिप्रेशन में नहीं है। बट एक चीज़ हुई है, क्या? वो ये कि अब टाइगर फोर्स जो है वो महंगाई के ऊपर भी जो है वो नोटिस लेके टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं वैसे रोज़ बरोज़। हैरत की बात है। खैर काफ़ी मज़ीद चीज़ें हैं जी, वो सब आपके साथ शेयर करनी है इस घंटे में। क्या होगा सब पे नज़र डालेंगे, मगर सबसे पहले कहाँ जाएंगे जनाब? टॉप स्टोरीज की जाने। और सबसे पहले यहाँ एक अहम तरीन खबर शेयर करते चलें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। इजलास में अशियाए ज़रूरिया के निर्खों, सप्लाई की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि आवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। आवाम को नाजायज़ मुनाफाखोरों के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि हर वो इक़दाम उठाया जाएगा जिससे आवाम को रिलीफ मिले। आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, आवाम बहुत ज़्यादा अजियत से दूचार है, क्योंकि मुल्क में महंगाई साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और आवाम के लिए तो रोज़मर्रा का सामान लेना शफात काफ़ी ज़्यादा दुश्वार हो गया है। कहते हैं ना आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, तो वो आटे दाल का भाव इस कदर ज़्यादा टिक ही हो नहीं गया रहा। है कि आटा दाल, सब्जी, चीनी, अंडे, हर चीज़ की कीमतों को पर लगे हुए हैं। शहरियों ने हुकूमत से प्राइस कंट्रोल लिस्ट पर अमल कराने का मुतालबा कर दिया। बताइए, एक साल पहले तक की बात है, हम 500 रुपए में इतनी सब्जी लेके आते थे और अब 500 रुपए में इतनी सब्जी आती है। मतलब आप तो सब्जी वाले को 500 रुपये दो, आपके मुंह पे वापस मारता है कि भाई क्या आप इसमें धनिया लेने आ गए हो मुझसे क्या?
कि शफात मटर की प्राइस देख लो, 250 मटर हो गया हुआ है। और कोई एक चीज़ नहीं है भाई आपके का, मतलब आप सब्जी देख लें, आप फ्रूट्स तो खैर आवाम ने छोड़ ही दिया ना, लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं खरीद सकते, पर हमें जो अशिया ज़रूरिया में सब्जियां तो आती हैं ना, सब्जी भी नहीं, चलो सब्जी नहीं खानी दाल खा लो, दाल भी जी आवाम की दस्तरस से बाहर है। उसके बाद चलो जी उबले वंडे बना के चलो सालन, वो कैसे बनाए, 170 रुपये तो दर्जन अंडे मिल रहे हैं। आटा शफात 100, मतलब इतना महंगा आटा होता जा रहा है दिन ब दिन। एक्जैक्टली जनाब, और ये महंगाई का जिन किसी सूरत काबू में नहीं आ रहा, महंगाई की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, बुनियादी अशिया ज़रूरिया है और 11.6% महंगाई की शरह है, जो कि बहुत ज़्यादा शरह है। हुकूमत को ऑलरेडी आए हुए अब 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि अब तक पॉलिसीज इन्फोर्स होनी चाहिए, लेकिन अभी भी महंगाई जो है वो काबू से बाहर है। वज़ीर आज़म ने अलबत्ता टाइगर फोर्स को मैदान में उतारने का फैसला किया है और टाइगर फोर्स को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों में इजाफे की तफसीलात जमा करने का टास्क सौंपा गया है। बिल्कुल जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पीर से हुकूमत अशिया यानी कि आज के दिन से हुकूमत अशिया खरनोश की कीमतें नीचे लाने के लिए तमाम तर रियासती वसाइल बुरकार लाएगी। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हम पहले ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में होने वाली महंगाई के अवामिल का जायज़ा लेने की कोशिश करें कि आया मुल्क में अशिया खरनोश की कीमत में की वाकई में किल्लत है जो हमें मार्केट में दस्तयाब नहीं है, या फिर ये माफियाज की जानिब से ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग की वजह से की जा रही। गो कि हमने पहले चीनी के वाले से बात भी की, हमने आटे के वाले से बात भी की और देखा कि किस तरीके से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है वो मुनाफा कमा रहे हैं। और इनका साथ में मज़ीद कहना भी था कि इस बात का भी जायज़ा ले रहे हैं कि आया मुल्क में महंगाई बैनुल-अक़वामी मंडी में दालों और पाम ऑयल की कीमत में इजाफे की वजह से तो नहीं है। शफात, ये मेरे ख्याल से अब आई बिलीव इट्स अ हाई टाइम नाउ कि बहुत अरसे से हम चीनी के वाले से बात कर रहे थे, चीनी पे भी जो नोटिस ले गया अब लाइक साल होने वाला उस पर भी, मतलब जो केसेस हैं पुराने हैं। फिर आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के वाले से हमने देखा, फिर आटे की कीमत में देखिए इजाफा होता जा रहा है। बाकी चीज़ें जिनमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं हो रही उनकी प्राइस क्यों बढ़ रही? मदिहा, ऐसे में जब भी महंगाई जो है वो काबू से बाहर होती है, हुकूमत के लिए मुश्किलात बनती हैं, अपोजिशन इसको सियासी नैरेटिव में शामिल करती है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लीगी रहनुमा अता तारड़ साहब मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। PTI से हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब मौजूद होंगे, दोनों मेहमानों को आमदीद कहते हैं बाखबर सवेरा में। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करूँगा, ये बताइएगा कि महंगाई के हवाले से बात की जा रही है, नोटिस लिए जा रहे हैं, लेकिन ना वो माफियाज जो हुकूमती नैरेटिव के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, ना वो घबरा रहे हैं अपनी चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से, और ना कीमतों में कोई कमी आ रही है। क्या वजह है? अली मोहम्मद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम कोशिश करेंगे कि अली मोहम्मद साहब तक जो हमारा राब्ता है वो दोबारा से बहाल हो जाए। उनको टेक्निकल वजूहात की वजह से हमारी आवाज़ सुन नहीं पाए, लेकिन साथ में हमारे साथ अता तारड़ साहब भी हैं। सफात, दिस इज़ हाई टाइम कि अब कुछ ना कुछ डिसीजन जो है वो ले लिया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के वाले से बात तो बहुत हो रही है, अगर अली मोहम्मद साहब से हमारा राब्ता दोबारा से बहाल हुआ तो हम फिर से बात करेंगे। अली मोहम्मद साहब, जैसे भी शफात ने भी पूछा, ये जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अशिया खुरनोश जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे आटा हो, दाल हो, चावल हो, चीनी हो, आवाम की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। सर, क्या वजह बन रही है कि जो मुसलसल दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, नोटिस भी लिए जा रहे हैं लेकिन फ़र्क ही नहीं पड़ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सुबह बखैर जी। और बहुत अहम ये एक इशू है, और इस वक्त अगर आप हमसे हुकूमती सतह पे पूछें तो काबीना में जिन चीज़ों पर डिस्कशन होती है, तो जो हमारे दोस्त हैं मोहतरम अपोजिशन के, उनकी जो तहरीक करना चाह रहे हैं उस पर बहुत कम गुफ्तगू होती है। बेसिकली जो मेन चैलेंजेस हैं उनमें से इकानमी है, और इकानमी से डायरेक्टली रिलेटेड आपकी प्राइसेस हैं और इन्फ्लेशन है। इन चीज़ों पे बहुत फोकस है, और मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। और इमरान खान साहब को इसका बहुत ज़्यादा एहसास भी है, और किसी भी फोरम पे मैं या हमारी जो लीडरशिप है इस बात को डिनाई नहीं करती, क्योंकि अवाम एक तकलीफ, एक इस्तराब की हालत में है। ज़ाहिर है इस बात पे बहुत डिबेट हो सकती है। मेरे छोटे भाई तारड़ साहब तशरीफ़ फरमा हैं, वो इस पे लाजिम हमारे ख़िलाफ़ बात करेंगे। हम इस पे 1 घंटा डिबेट कर सकते हैं कि बेसिकली हमने सारा इनसे इनहेरिट किया। कोशिश ये की जा रही है कि इकॉनमी जो मैक्रो लेवल पे उसके इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बड़े लेवल पे इकॉनमी बहुत हद तक संभल गई है, लेकिन यह है कि अब उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स नीचे आएँ, और वो इफेक्ट क्या होगा, वो ये होगा कि चीनी, चावल, आटा वगैरह जो है इसकी रेट्स, एवरीडे कमोडिटीज़ की, सब्जियों की वो कम हो। इस सिलसिले में बहुत जो है वो ड्रास्टिक इक़दाम भी लिए गए हैं। बल्कि कल तो खान साहब ने
अपने पार्टी वर्कर्स जो हमारे टाइगर फोर्स है उनके भी जिम्मे एक काम लगाया है कि आप उन पे नजर रखें। जाहिर है जो सजा देना या पर्चा वगैरह है वो तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा, लेकिन ये होगा कि टाइगर फोर्स निशानदेही करेगी कहीं पे अगर कोई ग्रां फरोशी करता है। तो एक इसका एस्पेक्ट ये है कि आपकी जो इन्फ्लेशन आती है तो ये एक इस तरह का इसका इफेक्ट बड़ा जो है डबलिंग होता है, ट्रिपलिंग इफेक्ट इसका होता है कि अली मोहम्मद खान साहब, महंगी होती है। आप जो तो बात नीचे कर रहे हैं जब ये तक दुरुस्त आप है, और उसको जिस तरह आपने बताया कि महंगाई के हवाले से और मईशत के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद नोटिस लेते हैं, बल्कि जुमेरात का दिन तो काबीना में सिर्फ मखसूस कर दिया गया है सिर्फ मईशत के हवाले से बात करने के लिए, लेकिन जो हुकूमती तर्जुमान है उनकी जानिब से महंगाई के इशू को डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर यही नज़र आता है कि अपोजिशन के नैरेटिव के ऊपर एक काउंटर नैरेटिव दिया जाता है, बयानबाजी चलती रहती है, अवाम के मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं। आपको वापस हल्के में जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि इतनी महंगाई की बुलंद शरह के साथ जब लोग वापस जाएंगे अपने हल्कों में वोट मांगने के लिए तो लोगों में उनको पजीराई मिलेगी? नहीं, हल्के में जाना क्या पड़ेगा। मैं तो हर हफ्ते हल्के में होता हूँ और हल्के की सियासत करते हैं हम। तो अभी हल्के से ही मैं कल रात पहुंचा हूँ और इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारा जो वर्कर है, हमारा वर्कर देखें, हमने तारड़ साहब अगर बुरा ना माने तो हमारे वर्कर को हमने नान कीमे पे तो रखा नहीं है, ना वो आलू के पराठे और कीमे वाले नान खाने आता है, वो तो हमारी गिरबान में हाथ डालता है। खान साहब अब तो लोग नान से भी चले गए ना, अब तो वर्कर नान से, आम आवाम भी नान और कीमे से चली, क्योंकि दोनों महंगाई इतनी ज्यादा हो गई। अच्छा अता था साहब, आप बताइएगा, आप क्योंकि आप लोगों ने बोला था कि जी ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो मिलकर जो एहतजाज करी, वो इसलिए एहतजाज करी कि जी अवाम बड़ी मसले मसाइल से दुचार है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। जब आप लोगों ने पहले जब ऐलान किया था कि आप लोग बाहर निकलेंगे तब आटे की कीमत और थी, चीनी की कीमत और थी, सब्जियों की कीमत और थी। अब जब आप प्लान करने जा रहे हैं तब तक तो और बढ़ जाएंगी। मतलब जल्दी क्यों नहीं कर रहे आप लोग एहतजाज, ताकि अगर कुछ आप लोग हिलाना भी चाह रहे हैं तो कुछ हिले भी, कुछ फर्क भी पड़े? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। सबसे पहली बात तो ये है कि खान साहब को अल्लाह ताला ने एक बहुत मुनफरिद सलाहियत से नवाजा है। वो जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं उसकी कीमत ऊपर चली जाती है, और ये कोई अजीब मंतक है, मुझे समझ नहीं आता। वो चीनी का नोटिस लें, चीनी 100 रुपये हो जाती है। वो बिजली का नोटिस लें, बिजली के बिल महंगे हो जाते हैं। मुझे लगता है कि 5 साल जब गुजर भी जाएंगे ना, तो ये पिछली हुकूमतों पे को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाएगा, उन्हें ही कहा जाएगा कि जी ये आपका किया धरा है। और मेरे ख्याल से तो मैं कल भी हल्के में था, मैं परसों भी गया, हम पब्लिक गैदरिंग्स कर रहे हैं, तो मुझे तो जो लोग मिलते हैं वो कहते हैं हमारा पुराना पाकिस्तान वापस कर दो। जिस बेचारे की 25,000 रुपया तनख्वाह है, जब उसके पास 16,000 का बिजली का बिल आता है, तो मुझे नहीं समझ आती वो कहाँ से अदा करता है। उसके बच्चों की स्कूलों की फीसें हैं। और देखिए कल इधर लाहौर का एक इलाका है बंद रोड, यहाँ पे आटे की एक लाइन लगी हुई थी, कोई 100-150 लोग उस लाइन में मौजूद थे। तो उनसे पूछा गया कि जी क्या हुआ, उन्होंने कहा जी नया पाकिस्तान है, अब हम क्या करें। आप देखिए आटे का 20 रुपए का थैला, मैं अब ये बिल्कुल एक आम आदमी की आपसे बात कर रहा हूँ, और ये ठंडे कमरों में काबीना की मीटिंग्स में, उधर तो 3 एजेंडाज हैं, नवाज शरीफ साहब की सेहत वापस कैसे लाना है, मजीद ऑपोजिशन रहनुमाओं को जेल में कैसे डालना है, और तर्जुमानों की बातों से अवाम का पेट कैसे अच्छा, भरना वो है। तो वैसे नवाज शरीफ वाली बात तो सही है ना, वो तो इलाज के लिए गए थे, इलाज उनका हुआ नहीं, वो माशाल्लाह से हशाश भी नजर आ रहे हैं। वो तो चले ना, वो कोर्ट में भी मामला चल रहे हैं। नवाज शरीफ की उनकी बात सही है, मगर नवाज शरीफ फोबिया से बाहर निकल आए। चले वो कम से कम हर मीटिंग के अंदर जो है वो घंटों 5-5 घंटे नवाज शरीफ की सेहत ना डिस्कस करें। वो जब उन्होंने वापस आना का वो आ जाएंगे, वो हमारी कमिटमेंट है, वो जैसे भी है वो हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि तर्जुमानों की बातों से अवाम का पेट नहीं भरता। आटे का 20 किलो का थैला आप इमेजिन कर सकते हैं कि 700 का होता था, वो 1500 रुपए का मिल रहा है। 75 रुपए किलो आटा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, यानी इनको पता है, गवर्नमेंट को तो ये करना चाहिए ना। मैं अगर गवर्नमेंट में हूँ, मैं आऊँ और मैं कहूँ जनाब पूरे पाकिस्तान में ये हमारे पास इतने वेयर हाउसेज हैं, इतनी फ्लोर मिल्स हैं, ये हमारा स्टॉक है, हमने फूड डिपार्टमेंट को एक्टिवेट किया हुआ है, ये शॉर्टेज है, और अगर शॉर्टेज है तो हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं, शॉर्टेज नहीं है तो हम मिलों पे क्रैकडाउन करके अवाम को जो है वो फराहम करने जा रहे हैं आटा। मतलब ये कोई बात है, ये कोई एनजीओ है कि आप कहें कि मैंने टाइगर फोर्स को कहा है वो प्राइसेस चेक करें, खुदा खाफी करें। मतलब विच वर्ल्ड आर वी लिविंग इन। और मेरे बहुत मोहतरम बड़े भाई हैं, आपको नहीं लगता कि टाइगर फोर्स को इन्वॉल्व करने से, सियासी वर्कर्स को इन्वॉल्व करने से प्राइसेस में कोई कमी आ सकती है? देखिए शफात साहब, अगर ये होता ना कोई मतलब लाला लैंड या कोई हम वंडरलैंड में रह रहे होते, एलिस अपने रैबिट से बात करती, उसको भेजती, फिर और बात थी। ये असल दुनिया है, वी आर लिविंग इन अ रियल वर्ल्ड। यहाँ पे कानून होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं। देखिए बात क्या है,
मैजिस्ट्रियल पावर्स होती हैं, प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, फूड डिपार्टमेंट होता है। इनके पास कानून के तहत ये जवाज भी मौजूद है, ये अथॉरिटी भी मौजूद है कि ये जाके प्राइसेस को चेक करें और प्राइसेस को कम करने के इकदामात करें। टाइगर फोर्स वाला कोई शर्ट पहन के चला जाएगा किसी दुकान पे, तो मुझे बताइए वो किस तरह प्राइस कंट्रोल करेगा? उसके पास कानूनी तौर पे क्या मैकेनिज्म मौजूद है? नंबर 1। नंबर 2, मैं यही सवाल लेके मैं अली मोहम्मद खान साहब की तरफ जाना चाहता हूं। अली साहब, एक बात मैं ऐड कर दूं, प्लीज। इन्फ्लेशन जो होती है ना, महंगाई, हमेशा वो ऑयल प्राइसेस से ड्रिवन होती है। इन्होंने क्या किया, जब पेट्रोल की शॉर्टेज हुई, रातों रात पेट्रोल आ गया, इन्होंने पेट्रोल सप्लाई कंपनीज जो थी उनके मुनाफे में, जो उनका प्रॉफिट मार्जिन था उसमें इजाफा किया, टैक्स में इजाफा नहीं किया। ये पेट्रोल की प्राइस कम नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन कम नहीं होगी। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो ये कहता है कि जो फूड इन्फ्लेशन है, जो अशियाए खुर्दोनोश पे जो महंगाई है, वो जो आपके अर्बन एरियाज हैं 15% पे पहुंच गए हैं और रूरल एरियाज में 17% है, यानी महंगाई 11% जरूर है। ये सवाल लेके मैं जरा अली मोहम्मद खान साहब के पास जाना चाहता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब, जैसे अभी अता भाई बता रहे थे कि जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एक सेटअप मौजूद है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें प्राइसेस को कंट्रोल करने का एक पूरा मैकेनिज्म है, उसमें टाइगर फोर्स किसी तरह से एडजस्ट नहीं होती। तो आप जरा बताइएगा कि कैसे एडजस्ट होगी और उनको लाने का मकसद क्या है? क्या इदारों पे अपने एतमाद नहीं? और ऑल्सो खान साहब एक और चीज़ जैसे भी ऐड करना चाहेंगे कि क्या उनके पास लीगली ऐसी कोई वक़्त होगी कि वो जाके मतलब कोई एक्शन फौरी ले सके? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने और बैरिस्टर साहब दोनों ने जो है, तारड़ साहब ने रेस किया है। मैंने पहले सेगमेंट में इस पे एक हल्की सी बात की थी, शायद तारड़ साहब सुन नहीं सके। देखें, लीगल पावर इनके पास कोई नहीं है, ठीक है जी, लेकिन विद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आप प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आपको एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी देते हैं, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देते हैं कि आप जाके उसको चेक करें, तो आप यू कैन कीप अ विजिलेंट आई। वहाँ पे अगर कहीं भी कोई ग्रांट फरोशी होगी, उसकी रिपोर्ट होगी मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर साहब और फूड डिपार्टमेंट, फूड कंट्रोलर को भी, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहब को भी। जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, जो प्राइस कंट्रोलिंग का एक मैकेनिज्म है, वहाँ पे लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व होगी। तो किसी का पर्चा करना है, किसी का दुकान सील करनी है, किसी को गिरफ्तार करना है, किसी को जुर्माना करना है, It has got nothing to do with Tiger Force. Tiger Force is only अवाम जो नजर रखेगी। बल्कि मैं तो तारड़ साहब को यहाँ पे एक बात करूंगा, देखें, आप लोगों की वजह से ही ये सारा कुछ इस मुल्क को आज देखना पड़ रहा है। तो हम तो आप लोगों को भी दावत देते हैं, आपके किसी भी वर्कर को आप भी हैं, टाइगर फोर्स ना ज्वाइन करें। आप किसी भी दुकान में आपका वर्कर चला जाए, आप लोग चले जाएं, जहां ग्रांट फरोशी होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप रिपोर्ट करें। जो टाइगर फोर्स करेगी वो आप भी कर सकते हैं। खान साहब, लेकिन टाइगर फोर्स के वाले से भी देखा ना कि जमात इस्लामी भी काफी सारे तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होने का, कैसे कुछ नहीं होगा। अभी आप बताइएगा कि जब उन्होंने SOPs पे जब अमल दरामद करवाना था, तभी टाइगर फोर्स के वाले से बात की गई। जब राशन तकसीम करना था तो तब भी उनके वाले से बात की गई। वो तो उससे मुतमईन नजर नहीं आए। एक्सपीरियंस कैसा रहा था वैसे आपका? देखें, कोशिश हुई है, कहीं पे ज्यादा इफेक्टिव हुई है, कहीं कम। हमारे मुल्क में एक मसला है। हमारे मुल्क में जब इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा करप्शन की बात की, आपको याद होगा मियाँ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब जो आजकल बैरून मुल्क मफरूर हैं, वो कहा करते थे कि करप्शन तो इशू ही नहीं है पाकिस्तान का। आज उनकी अपनी जमात के लोग कहते हैं, अब पूरा पाकिस्तान कहता है करप्शन एक इशू है पाकिस्तान। इंसाफ की बात, इंसाफ के नाम पे इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ शुरू की। लोग पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने चले थे कि टाइगर शाइगर कोई नहीं बनता जब तक इस माशरे में इंसाफ ना हो। कुफर का निज़ाम चलता है, जुल्म का नहीं चलता। मैं नहीं कहता, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था। आज पूरा मुल्क कहता है कि इंसाफ का निज़ाम, ये जो इस्लामी सजाओं की बातें होती हैं कि बच्चों के साथ जो रेप्स होते हैं और उनको आप फांसी दें, ये बात आज से पहले नहीं थी। तो इसी तरह अली साहब, हम जरा महंगाई पे बात करना चाह रहे हैं, जरा डिबेट को कंस्ट्रक्टिव रखना चाह रहे हैं, हम उस तरफ नहीं जाना चाहते थोड़े से बैकग्राउंड में। लेकिन जरा देखिए, अगर जैसे आपने कहा कि टाइगर फोर्स निशानदेही करेगी, तो निशानदेही तो हम भी कर रहे हैं। अब टमाटर जो वो 150 रुपए किलो पहुंच गया, आलू 100 से लेके 120 तक जा रहा है, अंडे 170 रुपए दर्जन हो गए हैं। निशानदेही तो मीडिया भी कर रहा है, तो इसके लिए फिर एक बाकायदा फोर्स की जरूरत क्यों है? नहीं, इस तरह नहीं है। मैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं बात कर लेता हूं। अगर आपने अपना कुछ सुनाना है तो मैं तो आपका भाई हूं, मैं बैठा हूं, सारा दिन सुनूंगा। अर्ज में ये करना चाहता हूं कि हर आदमी का, हर एक सेगमेंट का अपना एक रोल होता है। आप अगर ये काम कर रहे हैं
तो आप तो हम पे एहसान कर रहे हैं। अगर मीडिया हमें बताता है कि कहीं पे गनान फरोशी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप पाकिस्तान की हर मोहल्ले, हर गली, हर नुक्कड़ में नहीं जा सकते, और आपके पास जो मजिस्ट्रेसी डिप्टी कमिश्नरी का निज़ाम है, आपका हर इलाका जो है वो रियासती इदारों के फेयर एनफ, पॉइंट वेल टेकन। टाइगर फोर्स का नेटवर्क जो है वो पूरे मुल्क में होगा, बिल्कुल बात फेयर है। अब अली साहब, लास्ट थिंग मैं आता साहब की तरफ भी ये सवाल लेके आऊंगा, और वो सवाल है कि आपको क्या लगता है कि मुल्क में गरां फरोशी की वजह, अता साहब, मुल्क में गरां फरोशी यानी महंगाई की वजूहात क्या कार्टेलाइजेशन है या माफियाज है या मिसमैनेजमेंट है? प्लीज अली मोहम्मद खान साहब। नहीं, मैं आपके पहले सवाल का जवाब दिए बगैर आगे मैं जाऊंगा नहीं। आपने टाइगर फोर्स पे क्वेश्चन किया, आपको इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक जमात हुकूमत में है, उसका कारकुन माल बनाने में नहीं लगा, उसके कारकुन को इमरान खान साहब ने हुकूमत के साथ साथ अपनी जमात के एक एक कारकुन को अवाम को सहूलत देने के लिए और उनको विजिलेंट रखने के लिए उनको लगाया हुआ है। कहीं कोई आपको कोई एग्जांपल मुझे बताएं, ये जो पैसे तकसीम हुए हैं, ये जो तकरीबन करोड़ों रुपए एहसास प्रोग्राम में तकसीम हुए, जिसमें टाइगर फोर्स जो है वो भी उसमें एक हद तक इन्वॉल्व थी, कोई आपको 10 एग्जांपल मुझे बताएं जहां टाइगर फोर्स की किसी बंदे ने करप्शन की हो। जो आपने कार्टेलाइजेशन की बात की है, इसमें कोई दो राय है, इसमें कोई दो राय है कि पाकिस्तान माफिया जो है वो एक्टिव नहीं। आप खुद मुझे बताएं, आप लोग, आपका कैमरा जब कहीं जाता है जहां कोई मिलावट होती है, जहां कोई जुल्म हो रहा होता है, जहां कोई जेली पीर बैठा होता है, आपने नहीं देखा जहां आप सच बोलते हैं, आप जुल्म के खिलाफ बात करते हैं, आप गलत काम पे हाथ डालते हैं, आपके अपने कैमरामैन और रिपोर्टर्स, आप लोगों को तकलीफ का सामना होता है। सेम एज हैपेंड विद द गवर्नमेंट। बड़ा आसान था इमरान खान साहब के लिए कि वो बिल्कुल इजी चलते, किसी माफिया पे हाथ ना डालते, ना चीनी पे, ना पेट्रोल पे। लोग कहते हैं जहां पे हाथ डालते हैं वहां, तो भाई माफिया उठ रहा है ना, माफिया की बेइज्जती करने के लिए पहली तकलीफ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। खान साहब, लेकिन ये जो शुगर माफिया है, ये आटा माफिया है, ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि आए दिन प्राइसेस बढ़ी और अब तो देखिए ये फ्रूट माफिया भी आ गई, दालें माफिया, अजनास की माफिया भी आ गई, सब्जी माफिया भी आ गई। अता तार साहब, आपकी तरफ आना चाहेंगे। अभी आपने सुना कि अली मोहम्मद खान साहब क्या बात कर रहे थे, आप मुतमईन हैं इस नैरेटिव से? देखिए, मेरे बड़े भाई हैं और मैं बहुत इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर इनकी मजबूरी है, इनको हुकूमत की पॉलिसी को डिफेंड करना है। वहाँ वजीर हैं, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं, मगर बात यह है कि आज अगर जहांगीर खान तरीन साहब मुल्क में होते और चीनी कमीशन रिपोर्ट में 56 करोड़ की उन्होंने सब्सिडी ली, सरे फहरिस्त उनका नाम था, जो इंसाफ की ये बात कर रहे हैं, ना तहरीक नहीं ना इंसाफ रहा, तो कम अज कम अगर उनको बिहाइंड बार्स किया जाता या शफाफ इन्वेस्टिगेशन की जाती, बिकॉज वो 50% ऑफ शुगर मार्केट कंट्रोल करते हैं, तो आज चीनी 100 रुपए की ना होती। अगर देखिए, इस बात का आप क्या जवाब देंगे कि जहांगीर खान तरीन बाहर क्यों हैं, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई, उनकी मिलें सील क्यों नहीं की गई, उनको जो भी कार्रवाई कानून के मुताबिक बनती थी उनसे नहीं की गई, उनसे रिकवरी करें, नहीं करते। खुसरो बख्तियार साहब बाकी शुगर मार्केट को कंट्रोल करते हैं, वो मौजूद हैं, उनकी मिनिस्ट्री में बाकायदा उनको एक प्रमोशन दे दी गई। तो ये बातें मुनासिब नहीं लगती। और एक बहुत अहम पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ, पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज मौजूद थी जब ये आए, इन्होंने प्री मैच्योरली उनको घर भेजा, उनका टेन्योर रहता था, अभी तक नए इलेक्शन नहीं करवाए। और मैं आपको बताऊं, प्राइस कंट्रोल बहुत बड़ा एक फंक्शन है लोकल बॉडीज का, 58,000 नुमाइंदे, और मैं आपको लोएस्ट टियर तक लेके जाता हूँ। बुला लिया है पंजाब का, तो मैं आपको बताऊं, देखें, पंजाब में 4015 यूनियन काउंसिल्स थी। यूनियन काउंसिल एक बेसिक टियर है जहां से मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी लेता हूं, जहां से मैं डेथ सर्टिफिकेट भी लेता हूं, जहां से मुझे बाकी सर्विसेज भी प्रोवाइड होती हैं। उनका काम था कि वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करें और प्राइस कंट्रोल को भी चेक करें, बिकॉज ये कोर्ट्स की जजमेंट्स मौजूद हैं कि ये लोकल बॉडीज का फंक्शन है। इन्होंने क्या किया, 58,000 मुंतखब नुमाइंदों को घर भेज दिया। कराची में तो बात करते हैं कि लोकल बॉडीज ये, लोकल बॉडीज वो, तो ये पंजाब में क्या हुआ, लोकल बॉडीज को उनको क्यों घर भेजा गया, कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल, ये बात भी होनी चाहिए। तारिक साहब बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखिए, ये बात आज भी हमने ब्रेकिंग न्यूज़ में शेयर की थी कि तरसीलात ज़र में पिछले 4 महीनों से इजाफा और खुशी तो बहुत हुई, लेकिन वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम तक नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया जी। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, तारिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। जब आवाम जब इस तरह की अच्छी अच्छी खबरें सुन रही थी तो आवाम कहती है कि ठीक है, हो रही है, बहुत अच्छी बात है, पर क्या हमें हमारे खाने पीने की अशिया जो ज़रूरी हैं, क्या हमारी दवाइयाँ जो इतनी महंगी हो गई हैं वो हमें मिल रही हैं? उनका फायदा तो आवाम को नहीं है। चाहे आटा, दाल, चीनी, दवाइयाँ, फ्यूल, ये कोई भी ऐसी चीज़ जब तक वो पूरी नहीं है तब तक आवाम को कोई भी मुतबादिल नैरेटिव हजम नहीं होता। ये बात समझने की जरूरत है। गैस का बिल देख लें, बिजली का बिल देख लें, बच्चों की फीसें देख लें, क्या कुछ देखें। अब आवाम तो वाकई बहुत परेशान है। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और वो तमाम अफराद जिनके घर के ऊपर का आसमान साफ है और उस पर आलूदगी की कोई जो है ना आसार नहीं है, उनके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी। खुशखबरी क्या है भला? आप बताएं। मैं क्यों बताऊं? मैं नहीं बताऊंगा, वो इसलिए क्योंकि आपको खुद देखना पड़ेगा। देखना क्या, आपने करना क्या है जनाब। अच्छा वैसे मेरे अब यहाँ पे टिकटॉक मरहूम की याद आ गई ना, उस पर आप जब भी खोलते थे तो एक बंदा आता था वो आपको टोटका बताता था और चैलेंज देता था। मेरा चैलेंज लोगों ने तो वो रोना डाला हुआ था, मैं इतनी खुश थी, मैंने कहा शुक्र मैं तो टिकटॉक पे नहीं थी। खैर जनाब, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि खला में मौजूद जितने स्पेस स्टेशन हैं उनका आप समझें एक पदर बुजुर्गवार समझा जाता है उसको, वो इस वक्त कराची के ऊपर मौजूद है। और जी जनाब, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 21 अक्टूबर तक कराची के आसमान पर देखा जा सकता है। सो वी हैव टाइम। यस, और बड़ा खूबसूरत मंजर है जी। आपको वो चमकता दमकता नजर भी आएगा और ट्रैवल करता भी नजर भी आएगा। हमारे फलके डॉक्टर मोहम्मद शाहिद कुरैशी के मुताबिक ISS जो है वो बहुत रोशन है और 30 रोशन तरीन सितारों से ज़्यादा चमकदार है। तो आपने सिर्फ करना ये है कि अपने मोबाइल पे कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें जिस सॉफ्टवेयर से आप ISS को लोकेट कर सकें, और आप जैसे ही वो करेंगे आसमान पे तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा कि यहाँ मौजूद है। और फिर उसके बाद आपको ट्रैवल करते हुए देखेंगे। इट्स एन अमेजिंग साइट। वाओ शफात। और कभी कभार तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की चमक तमाम सैयारों से भी ज्यादा दिखाई देती है। और इन दिनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कराची के आसमान पर मखसूस औकात में बासानी तौर पर देखा जा सकता है। वैसे औकात के वाले से बात भी करेंगे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो कौन सी औकात में ये इसको देख सकते हैं? जी, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, जो कि एक सैटेलाइट होता है जो कराची में इस वक्त नज़र आ सकता है। मिसाल के तौर पे आज हम जब पीर के दिन बात करते हैं तो तकरीबन 6:53 पर 2 मिनट के लिए नज़र आएगा। वैसे तो ये जो है कराची पर जो है तकरीबन 21 अक्टूबर तक होगा, लेकिन आज के बाद जो है वो दिन के वक्त वो मौजूद होगा, तो इसलिए हमें रात को नज़र नहीं आ सकेगा। ओ, यानी कि आज ही का दिन है हमारे पास। इसकी हिस्ट्री बता देते जी, आज ही के दिन है जबकि रात तक जो है ये नज़र आएगा। लेकिन इसके अलावा जो 21 तक हैं वो सुबह के वक्त है, तो इस दिन की वजह से हमें नज़र नहीं आएगा। तो ये भी जरा बता दें कि जो आज 6:53 है, ये तो वैसे तकरीबन मगरिब के बाद का थोड़ा सा वक्त है, तो यकीनन आसमान पे लाइट इतनी कम जरूर होगी कि हमें नजर आ सकेगा। ये जरा टाइमिंग रिपीट कर दीजिएगा, कितने बजे आ रही? जी देखिए, सबसे ज़्यादा तो हफ्ते की रात को, जो हफ्ते इतवार की जो रात थी उस वक्त जो है तकरीबन 6 मिनट के लिए ये कराची पर मौजूद था। लेकिन आज जो है तकरीबन 2 मिनट के लिए 6:53 से पर कराची में देखा जा सकता है। इसके अलावा अच्छा मुझे बताएं, ये जो ISS की लाइव फीड आ रही होती है यूट्यूब पे, लाइव स्ट्रीम उसकी चल रही होती है, तो क्या लाइव स्ट्रीम के जरिए हम स्पेस से कराची का मुशाहिदा कर सकते हैं? जी, आप उसके ज़रिए तो आप देख सकते हैं। असल में ये सैटेलाइट है, ये तकरीबन 94 मिनट्स में ज़मीन के अराउंड एक चक्कर मुकम्मिल करता है और ये तकरीबन 408 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे होता है। ये 1998 में अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा, इस तरह से रूस की स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापानीज़ स्पेस एजेंसी, चाइना की स्पेस एजेंसी का ये मुश्तरका एक स्पेस स्टेशन है जिसको हम जो है इंटरनेशनल। अच्छा, अब सर जरा इसकी लोकेशन भी थोड़ा बताइएगा। कराची के आसमान में प्रिसाइसली हम कहाँ देख सकते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मोबाइल ऐप्स के जरिए ट्रेस नहीं कर सकते। ये साउथ वेस्ट पे पोजीशन पे तकरीबन 10 डिग्री के ऊपर नजर आएगा। साउथ वेस्ट 10 डिग्री। और ये कौन सी कॉन्स्टेलेशन बनती है? ये आप जो है जब एक ये जो आप मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे होराइजन जो है ना साउथ वेस्ट डायरेक्शन कराची की, आपको ये वहाँ पर नजर आएगा। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे साउथ वेस्ट जहाँ सूरज गुरूब हो रहा है उससे जरा सा ऊपर देखिएगा, आपको ये स्पेस स्टेशन 10 डिग्री बिल्कुल होराइजन के ऊपर नजर आएगा 6:53 पे। यस, तो आप तमाम तो लोग जो है वो हो जाइएगा तैयार। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे लाहौर, जहाँ के 2 नन्हे तबला नवाज, उनकी आज का परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर शफात काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है और बच्चों ने एक वीडियो में अदाकार माहिरा खान को
खराज तहसीन पेश किया और उनकी फिल्म के गीतों की धुनें जो हैं वो तबले पे बजाई और जवाब में माहिरा खान ने जनाब अपने सोशल मीडिया पर इनका शुक्रिया भी अदा किया। मैं एक का नाम है जनाब रियान जार और दूसरे का नाम है आइसेक जार। बच्चों मैंने सही नाम लिया ना आपका? नहीं अभी भी सही नहीं लिया। मेरा नाम है रायन। और रायन मेरा नाम रायन है, इसका नाम आइजक है। आइजक, चलिए आइजक तो सही नाम रायन एंड आइजक। हाँ। तो रायन तबला और आइजक इतने माशाल्लाह आप प्यारे प्यारे से गुबलू गुबलू से बच्चे हैं दोनों, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप लोग तबले के साथ क्या, आपके तो भी टॉयज के साथ खेलने की उम्र है बेटा? जी तबला कैसे आ गया भाई लाइफ में? अभी तो टॉयज के साथ खेलने की एज है, मतलब अभी तो तबला कैसे आ गया? देखें, जब हम छोटे होते थे तो आइजक अपने पैम्पर में हमारे डैड की लैप में बैठ के तबला बजाता था और मैं डांस करता था उस पे। वाओ। अच्छा अभी बच्चों, अभी भी आप छोटे भी ज्यादा बड़े नहीं हुए, तो आप कितने छोटे थे तब जब ये आइजक अपने पैम्पर में था और आप डांस किया करते थे? I was 3 years old and Isaac was 1. Amazing. तो मैं चाहूंगा कि विदाउट मच अडू जरा बताएं कि वो आप पैम्पर में जब होते थे तब आप क्या सुनाते थे और अब आप क्या कर रहे हैं? पैम्पर में बस वो दम करता था। अच्छा चले, अभी माहिरा खान के लिए क्या बजाया था वही सुना दे हमें। अच्छा हम दिस इज डेडिकेटेड टू माहिरा खान एंड अजान भाई। नहीं, हमें डेडिकेट करें ना, वो तो आपने कर दिया है, अब हमारी बारी है। अच्छा या ठीक है, आपको भी डेडिकेट चले। हमें भी कर दिया, चुके में कर दिया। हाँ जी, आप ऐसी वो दुनिया की गड्डी साबित हुई। हम दोनों बेसिकली मौजूद आदमी। अब मैं शुरू करने लगा। जी चले जनाब, लेट्स डू दिस। इजाजत है? क्या टीवी इजाजत है भाई, इजाजत ही, लेट्स डू दिस। ओके, प्ले नहीं हो रहा, थोड़ा सा ओके आ रहा है। बहुत आला भाई, बहुत आला। ये तो आपने खैर जरा वार्म अप किया, अब जरा मतलब कोई अपना कोई स्पेशलिटी देना हमें, जरा सुनने वाले। देखिए बहुत कम लोगों ने वो वीडियो देखी है, अब हम चाहेंगे कि इसके जरिए आप पूरी दुनिया में अपनी जरा जो है ना परफॉर्मेंस जरा दिखाएं और पता चले सबको। तो अगर इंसाफ का निज़ाम एक तरफा ही है तो फिर चलने दें, वरना ये सब पर्चे दर्ज करें और चलाएं उनको। अच्छा तो कह रहे हैं कि उनको इस एफआईआर का इल्म नहीं है, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने दायर किया, हुकूमत से ऊपर वालों वापस भी ले लिए गए, नाम वापस भी ले लिए गए? देखिए हमारा वज़ीर-ए-आज़म बेखबर आदमी है, उसको पर्चे का इल्म नहीं है, उसको चीनी की कीमत का इल्म नहीं है, उसको आटे की कीमत का इल्म नहीं है, उसको मुल्क में बेरोजगारी का इल्म नहीं है, उसको मुल्क की महंगाई का इल्म नहीं है, उसको अवाम की तकलीफ का इल्म नहीं है। ये आदमी आज हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है। आपने उनकी तकरीर सुनी होगी, आपको उनकी हकीकत आपके सामने आ गई होगी कि उस आदमी की हकीकत क्या है। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो 5 हलकों से जीते हैं, वो जमहूरियत है, तो फिर आप लोग क्या है? और परवेज मुशर्रफ की हुकूमत क्या थी, ज़िया-उल-हक की हुकूमत क्या थी, अयूब खान की हुकूमत क्या थी? जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का दिमागी मुआयना कराएं। जो आदमी ये कहे कि मैं जमहूरियत हूँ, उस आदमी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले वी हैड रियान एंड आइजक विद अस, और अभी भी हमारे साथ है जी। हम चाहेंगे दोबारा से अपनी जो परफॉर्मेंस है ये कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, before I start, I would like to thank Allah because of His humble service, and I would like to thank Maira Khan for posting it on her page. Thank you very much, and I would like to thank Azan Bhai too because he called us and he told us we can also sing. बहुत अलग, थैंक यू वेरी मच। रायन और आइजक हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने थैंक यू भी कहा जी। माहिरा आपको, अगर आप सुन रही हैं, एंजॉय करें इसको भी। और बच्चे बड़े थैंकफुल हैं, बड़े ग्रेटफुल एंड अमेजिंगली टैलेंटेड चिल्ड्रन।
चले जी, यहाँ पर वक्त हो गया आपसे इजाजत देने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबादरी, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।